जय हिंद बच्चों। आज हम ऑनलाइन कोचिंग के माध्यम से कोशिका के अंदर पाए जाने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग के बारे में चर्चा करेंगे, पर उसको जानने से पहले हम थोड़ा सा ये बता दें कि हमें हर कार्य को करने के लिए जैसे हम कहीं दौड़ के आ रहे हैं तो तुरंत घर पहुँचे और कहा कि 1 गिलास पानी लाओ। हम कोई अन्य कार्य कर रहे हैं, फावड़ा चला रहे हैं या खेत जोत रहे हैं या कोई बोझा उठा रहे हैं, तो इन सब कार्यों करने के बाद हमें हल्का थकावट या जो शरीर की जो है हम शक्ति का ह्रास जैसे कमी की महसूस होती है, तो हम तुरंत जो है उसकी पूर्ति के लिए बोलते हैं कि पानी लाओ, भोजन लाओ। तो पानी और भोजन के मिलने से हमारे अंदर की जो कार्य करने से ऊर्जा खत्म हो जाती है उसकी पूर्ति हो जाती है और हमारा शरीर फिर से तरोताज़ा हो जाता है और फिर से हम कार्य में लग जाते हैं। हमें गर्मी लग रही है तो हम बोलते हैं फैन चला दीजिए, तो फैन लाइट है, फैन चलने लगा। हमें पानी की ज़रूरत है, कुएं से पानी खींचना है बाहर, तो अपना मोटर का स्विच ऑन कर दिए और पानी निकलने लगा। तो इस तरीके से ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन में एक सबसे आवश्यक, कह लीजिए सबसे आवश्यक उपक्रमों में से एक है। बिना ऊर्जा के हमारा कोई भी कार्य इस समय तो संभव नहीं है। ठीक वैसे ही हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं उनको भी उसी तरीके से कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आपने कोशिका के विषय में पढ़ा कि कोशिका सिद्धांत के बारे में कि कोशिकाएं जो है हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं, यानी कि कोशिकाओं से ही हमारे शरीर का जो है निर्माण हुआ है। तो जो चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, जैसे हमारे शरीर की वृद्धि हो रही है, विकास हो रहा है और फिर प्रजनन क्रिया होती है, ठीक वही सारी क्रियाएं, वृद्धि, विकास और प्रजनन जैसी क्रियाएं कोशिका में भी संपन्न होती हैं। कोशिकाएं भी वृद्धि करती हैं, प्रजनन करती हैं और उनमें भी वो सारी क्रियाएं होती हैं जो कि हमारे शरीर के अंदर होती हैं। तो कहीं न कहीं कोशिकाओं के लिए भी वो कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता चाहिए। तो उन कोशिकाओं को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने वाला वह अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। वह अंग है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जागृह अथवा पावर हाउस कहा जाता है। अब इसे कोशिका का ऊर्जागृह अथवा पावर हाउस क्यों कहा जाता है, इसको जानने से पहले हमें इसकी परिभाषा, इसकी संरचना इत्यादि पर चर्चा करनी होगी। तो सबसे पहले हम बताते हैं कि यहाँ देखिए ये कोशिका है। कोशिका के अंदर ये जो छोटी छोटी गोलाकार सूक्ष्म गोलाकार शलाकावत जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, यही माइटोकॉन्ड्रिया है। यही माइटोकॉन्ड्रिया है। अगर हम इसको बड़ा करके देखेंगे, माइक्रोस्कोप से अगर इसको हम बड़ा करके देखेंगे इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से, तो यह कुछ इस तरीके की संरचना दिखाई देगी आपको। तो अगर इसकी हम परिभाषा की बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, प्रोकैरियोटिक में नहीं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में
अनेक सूक्ष्म गोलाकार शलाकावत सूत्री संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें माइटोकांड्रिया कहते हैं। माइटोकांड्रिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों माइटोस यानी धागा तथा कॉन्ड्रियोन यानी कण से मिलकर बना है। इसीलिए माइटोकांड्रिया को सूत्र कणिका भी कहा जाता है। माइटोकांड्रिया को सूत्र कणिका भी कहा जाता है। और माइटोकांड्रिया की अगर औसत लंबाई की बात की जाए तो माइटोकांड्रिया की औसत लंबाई 5 से 8 माइक्रोन और व्यास 0.5 से 1 माइक्रोन तक होता है। अब हम इसकी संरचना पर आते हैं। माइटोकांड्रिया की जो संरचना होती है वो दोहरी झिल्ली से मिलकर बनी होती है और वो झिल्ली इनकी होती है प्रोटीन और वसा से मिलकर इनका जो है दोहरा आवरण होता है। और इस दोहरे आवरण के अंदर आप देखेंगे इस तरीके की संरचनाएं दिखाई देती हैं आपको। ये माइटोकांड्रिया के अंदर जो ये अंगुली सदृश संरचनाएं हैं इसे क्रिस्टी कहा जाता है। और माइटोकांड्रिया के अंदर राइबोसोम, डीएनए यानी इसका खुद का डीएनए, जैसे कोशिका के अंदर केंद्रक होता है तो केंद्रक के अंदर जो डीएनए होता है वो सारी क्रियाओं को संचालित करने के लिए जिम्मेदार होता है। उसी तरीके से माइटोकांड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसका पूरा नाम है। और ये डीएनए यानी माइटोकांड्रिया के अंदर जो डीएनए पाया जाता है ये जीवाणुओं के अंदर पाए जाने वाले डीएनए की संरचना के समान होता है। इसीलिए कुछ वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं कि हो न हो माइटोकांड्रिया खुद एक जो है जीवाणु हो और उन्होंने मानव शरीर को की जो कोशिका है उसमें अपना स्थायी निवास बना लिया हो और फिर जो है धीरे धीरे इसमें क्रियाएं कर रहा है। अगर केंद्रक के डीएनए की बात की जाए और माइटोकांड्रिया के डीएनए की बात की जाए तो लगभग 35 से 38% तक केंद्रक के डीएनए की जो जीन्स होते हैं उनकी संरचना और माइटोकांड्रिया के अंदर जो डीएनए है उनकी संरचना 35-38 लगभग समान होती है। तो यही कारण है कि जरूरत पड़ने पर ये माइटोकांड्रिया के जो डीएनए हैं ये प्रतिलिपिकरण करके नई माइटोकांड्रिया का निर्माण करने की क्षमता रखते हैं। यानी कि अगर ज़रूरत पड़ेगी कोशिका में तो ये डीएनए ज़्यादा से ज़्यादा माइटोकांड्रिया का निर्माण कर सकते हैं। इसमें देखेंगे कि इसकी माइटोकांड्रिया की जो बाहरी परत होती है इसे आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं और जो इसके आंतरिक जो परत होती है इसे इनर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है, यानी कि बाह्य आवरण और आंतरिक आवरण। अब देखेंगे कि ये जो अंगुली सदृश रचनाएं हैं इसे क्रिस्टी बोलते हैं और इनमें ये छोटे छोटे और बिंदु लाइनों में जो बिंदु बने हुए हैं ये जो है ऑक्सीसोम कहलाते हैं। अगर इनकी संरचना को हम बड़ा करके देखेंगे तो इनकी संरचना इस तरीके से होगी। ये अंगुली समान जो सदृश रचना है, अंगुली सदृश रचना है, ये क्रिस्टी की संरचना हम बड़ा करके जब देखते हैं तो इस तरीके से दिखाई देती है। और यहाँ पर ये जो घुंडी के समान संरचना है ये होती है ऑक्सीजोम की, ऑक्सीसोम है। अब देखिए इनका अगर हम देखेंगे तो
इनकी लंबाई, इन घुंडियों की लंबाई होती है 80 से 100 अंगस्ट्राम तक, 80 से 100 अंगस्ट्राम, 80 से 100 अंगस्ट्राम। तो जितनी भी क्रियाएं देखिए, अब इसके हम थोड़ा सा परिचय के बारे में बता दें, माइटोकॉन्ड्रिया के परिचय के बारे में। अब देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सर्वप्रथम कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने 1880 ईस्वी में पहली बार कीटों की रेखित मांसपेशियों में की। कीटों की रेखित मांसपेशियों में की कब? 1880 में कोलिकर ने। फिर इसके बाद वैज्ञानिक अल्टमान ने कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति को बताया और कहा कि यह बायोप्लास्ट है। अल्टमान ने इस जो सलाकावत गोलाकार सूत्री संरचनाएं होती हैं, इसको उन्होंने क्या कहा? बायोप्लास्ट नाम दिया। लेकिन बाद में वैज्ञानिक बेंडा ने सन 1897 ईस्वी में इन संरचनाओं को माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। किसने? बेंडा ने। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो किस तरीके से होती है, इसके बारे में बताना चाहते हैं। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिकीय श्वसन है उसका सबसे बड़ा अंग है, यानी कि 90% जो है ऊर्जा का उत्पादन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, और वह होता है ऑक्सी श्वसन क्रिया के माध्यम से, यानी कि एरोबिक श्वसन। यानी कि इसमें ऊर्जा उत्पादन के लिए, यानी जो श्वसन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो श्वसन क्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का होना बहुत ज़रूरी है। तो हमारे नाक से जो ऑक्सीजन जाती है अंदर, फेफड़ों में पहुंचती है, फेफड़ों से रक्त में मिलती है, रक्त से कोशिकाओं में पहुंचती है, कोशिकाओं से माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचती है। तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कार्बोहाइड्रेट या एवं वसा जैसे भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन होता है, और वो ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तब जाके भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। इसे हम इस तरीके से देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाले ऑक्सी श्वसन का स्थल केंद्र है, जहां मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। इस परिभाषा को हम फिर से देखेंगे। अगर प्रश्न आता है परीक्षा में कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस अथवा ऊर्जा गृह अथवा विद्युत गृह क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर आप यही देंगे। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होने वाले ऑक्सी श्वसन का स्थल केंद्र है, जहां मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा वसा के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस अथवा विद्युत गृह कहा जाता है। अब इस ऊर्जा उत्पादन को हम निम्न रिएक्शन से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए C6H12O6, ये ग्लूकोज कह लीजिए या कार्बोहाइड्रेट कह लीजिए, प्लस 6O2 यानी कि ऑक्सीजन के मिलने पर, और एंजाइम उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक का काम कौन कर रहा है? ये एंजाइम होते हैं। एंजाइम की उपस्थिति में 6CO2 प्लस 6H2O प्लस ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, और यह ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। ये ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा का जो है निर्माण होता है, और यही ऊर्जा एटीपी के रूप में जो ऊर्जा है, यही कोशिकाओं के अंदर जो डेवलपमेंट होता है, कोशिकाओं में जो विभाजन होता है, या कोशिकाओं के अंदर जो अन्य क्षतिपूर्तियाँ होती हैं, उसको करने के लिए ये ऊर्जा प्रदान करता है। कौन? एटीपी। इसीलिए एटीपी को ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। एटीपी को ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सबको हमारा यह टॉपिक अच्छा लगा होगा।
आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी यह टॉपिक अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, अपने इष्ट मित्रों के पास शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, ताकि हमारे चैनल पर आने वाले इस तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।